स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज की क्लास लास्ट जो मैंने पढ़ाया था उस पर ही डिपेंडेंट है, सब कुछ उसी पे ही डिपेंड कर रहा है। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो फोर्स फील करता है BIL sin थीटा। इस पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था और आज एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है जरा सुनो। एक रॉड है, करंट कैरिंग रॉड, उसको एक आप स्ट्रिंग से लटका दे रहे हो, दिस इज अ स्ट्रिंग, और वहां पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे फील्ड 2 टेस्ला, मास 50 ग्राम। किसका ये मास है? रॉड का, ग्राम में। इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, किसकी? रॉड की। रॉड का मास, रॉड की लेंथ, वहां पे फील्ड पूछा है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये पूछा है बच्चे। और क्या कहा है? स्ट्रिंग में जो टेंशन है, जब स्ट्रिंग से लटकाओगे तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। हर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स जो संभालता है वो जीरो बोल रहा है, फोर्स नहीं है, मतलब स्ट्रिंग है बट टेंशन नहीं है, ये कंडीशन दे दिया। तो जब स्ट्रिंग में टेंशन नहीं, मतलब स्ट्रिंग का रोल ही नहीं। स्ट्रिंग किसी भी बॉडी को कैसे संभालता है? टेंशन से संभालता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इस रॉड का फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो एक तो इसका जो mg है वो वेट नीचे काम करेगा, नीचे काम करेगा, ऑब्वियसली वो तो नीचे काम करेगा। और अब इस mg को संभाले कौन? टेंशन तो है नहीं, तो वही संभालेगा कौन? मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड है तो एक और फोर्स ये फील करेगा, मैग्नेटिक, वेट नीचे और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। ऊपर ही क्यों आया? क्योंकि संभालना स्ट्रिंग को था, स्ट्रिंग संभाल नहीं पा रहा है, टेंशन जीरो बोला है उसने, साफ बोला है कि टेंशन जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फोर्स इसके अगेंस्ट में जाएगा। तो अब इक्वेट कर देंगे, F इजिकल टू क्या? mg। F क्या होगा बेटा? BIL साइन कितना? 90 होगा ना, क्योंकि फील्ड परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा तो होता है फील्ड और वायर के बीच, रॉड के बीच, 90 इजिकल टू mg, बस साइन 91। BIL इजिकल टू mg। आपको सब कुछ पता है, यहां से आप किसकी वैल्यू निकालोगे? I निकालना है। I इजिकल टू क्या हो गया? mg बाई B इंटू L। रखो, सॉल्व करो, I की वैल्यू 1.25 एम्पियर आ जाएगी। ये नोट्स में मैंने भेज रखा है, सॉल्व किया है मैंने, नोट्स में मैंने सॉल्व करवा के दे रखा है। तो यहां पे जो वैल्यू आ गई किसकी? I की वैल्यू, वो I की वैल्यू आ जाएगी 1.25 एम्पियर। आप रख सकते हो ना, मास वैल्यू गिवन है G 9.8, फील्ड रखो 1.25 एम्पियर आ जाएगा। है सॉल्यूशन नोट्स में है, देख लेना, ठीक है। अब इसी में इसका दूसरा पार्ट सुनो। दूसरा पार्ट क्या है इस सवाल का? दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट ये है, अब ये बोल रहा है कि अभी तो करंट ऐसे था, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि वायर में जो करंट है वो रिवर्स कर दिया हमने। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, किसमें फ्लो? थ्रू द, जो रॉड को लटकाया है, रिवर्स हो गया। देन ऐसा करने से, जब रिवर्स कर दिया, ऐसे से ऐसा कर दिया, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आ गया। देन फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ऐसा करने से इस स्ट्रिंग में ना टेंशन आ गया, तो स्ट्रिंग में टेंशन बताइए। तो क्या करेंगे? एक बार बताओ, सोचो आप, पहले वायर में करंट, रॉड में करंट ऐसे था, अब क्या बोल रहा है? करंट वही है बट डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। तो सोचो आप, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो इन दोनों में से किस फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी? इसकी तो हो गई नहीं, मास से क्या लेना देना, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। करंट का मैग्नीट्यूड वही रखा है, सिर्फ डायरेक्शन ऐसे से ऐसा कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो इन दोनों में से कौन सा फोर्स करंट पे डिपेंड कर रहा है? कौन? mg? नहीं, F, क्योंकि इसमें I आ रहा है। तो जब I की डायरेक्शन बदलोगे तो फोर्स की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। जो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर था वो मैग्नेटिक फोर्स नीचे आ जाएगा, यानी वो भी mg के साथ में आ जाएगा। तो जब दोनों फोर्स नीचे आ जाएंगे तो अब तो संभालने के लिए टेंशन तो आना ही पड़ेगा, वरना जब दोनों नीचे आ जाएगा तो इसको संभालेगा कौन? ये तो गिर जाएगा जमीन पे। तो अब टेंशन आ गया, पहले टेंशन जीरो बोला था, अब बोला नहीं टेंशन आ गया, तो वो टेंशन निकालिए, हो गया। तो T इजिकल टू कितना? F प्लस mg। F वही मैग्नेटिक फोर्स जो अभी आपने निकाला था, वहां लिखा था BIL प्लस mg। हर एक की वैल्यू पुट करो, T की वैल्यू आ जाएगी 1 न्यूटन।
बी की वैल्यू 2 टेस्ला, करंट 1.25, लेंथ दे रखा है 0.2, मास 0.05, जी 9.8, रखो टेंशन 1 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, नोट्स में सॉल्यूशन है पूरा कंप्लीट। पहले क्या बोला था, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताइए, लेकिन पहली बार में टेंशन को 0 लेने बोला था उसने, तो जाहिर सी बात है जब टेंशन ही नहीं होगा तो एमजी को कौन संभालेगा, तो हर हाल में एमजी के अगेंस्ट में ही मैग्नेटिक फोर्स आएगा। इक्वेट करके वहां से आई, फिर क्या कहा उसने, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो इन दोनों में किसकी रिवर्स हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की। रिवर्स का मतलब पहले जो थी उसकी अपोजिट, पहले ऊपर थी तो अब वो नीचे आ जाएगी, यानी वो फोर्स अब एमजी के सपोर्ट में आ जाएगी। तो जब दोनों फोर्स नीचे आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो टेंशन ऊपर आना ही आना है, फिर सपोर्ट कौन करेगा, इन दोनों को कौन संभालेगा। तो T इक्वल टू F प्लस एम जी, अब टेंशन निकाल देना है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैंने कराया, सारे नोट्स में है, सब आपको नोट्स में मिलेंगे, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। टॉपिक क्या है, करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। आखिर ये टॉपिक क्या है जरा सुनिएगा। एक बात बताओ, जब आप फर्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ा रहा था आपको, और जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक डायपोल। आप याद कीजिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनता है, जिसमें दो चार्जेस होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल एंड नेचर अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हैज टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, और इस डायपोल की लेंथ d होती है। लेंथ का मतलब दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, और हर डायपोल का अपना डायपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होता था, याद कीजिए, Q इंटू डी। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद द लेंथ ऑफ डायपोल इट गिव्स द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हो गया। अब आ जाओ, अगर हम एक करंट कैरिंग लूप को देखें, अब तो एक लूप में दो फेस होते हैं, देखो फ्रंट फेस बैक फेस। फ्रंट फेस से देखो, अगर आप फ्रंट फेस को देख रहे हो, जो मैं पूछूंगा वो जवाब दीजिएगा। फ्रंट फेस में अगर देखो तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, देखो साफ। और मैंने क्या पढ़ाया था, एंटी क्लॉकवाइज की फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड पेज वाला रूल। करंट एंटी क्लॉकवाइज तो जैसे पेज बाहर आता है फील्ड भी बाहर आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो जब फ्रंट फेस में आपको देखने पे पता चला कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, उसकी फील्ड आउटवर्ड है, तो अगर इसी लूप के बैक फेस को देखोगे, अगर इसी लूप के बैक फेस को अगर देखोगे, तो अगर फ्रंट में एंटी क्लॉकवाइज है तो वही बैक फेस में करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगा आपको। करंट वही होगा, मैग्नीट्यूड वही होगी, बट करंट की डायरेक्शन उल्टी दिखाई देगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी जब क्लॉकवाइज होगा तो वो परपेंडिकुलर इनवर्ट आउटवर्ड से इनवर्ट हो जाएगा। तो देखो तो जरा, जो मैं चीज पूछना चाह रहा हूं, कोई भी करंट कैरिंग लूप के दोनों फेसेस में अपोजिट करंट का फ्लो दिखाई देता है, तो फील्ड भी अपोजिट हो जाती है। फील्ड का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, करंट वही है ना, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट हुई है, तो इसलिए दोनों फेस के पास बराबर फील्ड होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए ये अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल कहलाएंगे। वो डायपोल में हमेशा दो चीज होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चीज चार्जेस थे, यहां दो चीज मैग्नेटिक फील्ड है। वहां चार्जेस इक्वल थे, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है। चार्जेस का नेचर अपोजिट था, यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल। वाई डायपोल, कैसे, दो पोल दो फील्ड, वहां दो पोल दो चार्ज, दो फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वहां दो चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वहां दो चार्ज का नेचर अपोजिट, यहां दोनों फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो तो गया। तो हर करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं, याद रखिएगा। किस बेस पे कहते हैं, कैसे कहते हैं, अगर एक लूप के दोनों फेस को देखा जाए तो अगर एक फेस में करंट क्लॉकवाइज दिखेगा तो उसके पिछले वाले फेस में एंटी क्लॉकवाइज उल्टा दिखेगा। करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, करंट की वैल्यू तो वही होगी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट दिखाई देगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी वही होगी बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट दिखाई देगी।
इसलिए दोनों फेस के पास इक्वल एंड अपोजिट फील्ड होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक डायपोल कहलाता है। वहां चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। याद रखना, why a current carrying loop is called magnetic dipole? Because a current carrying loop will have two faces and both faces will have equal and opposite field। वहां चार्ज, यहां फील्ड। वहां का डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस, यहां के डायपोल मोमेंट को m से इंडिकेट करते हैं, m। और वहां चार्ज तो यहां करंट, वहां डायपोल की लेंथ तो यहां पर डायपोल का एरिया होता है, लूप है ना ये, तो यहां का डायपोल मोमेंट I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। याद रखना। तो each current carrying loop will behave as a magnetic dipole due to the both faces same field but opposite direction. And here the dipole moment of that magnetic dipole current carrying loop is I into A, current into loop area. वहाँ charge into distance, यहाँ current, वहाँ charge, वहाँ distance, यहाँ area. That was the point. तो जब ये टॉपिक समझ में आ गया तो इसमें एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है? वो टॉपिक क्या है जरा सुनना। टॉपिक है बेटा, बहुत आता है पेपर में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, सारी की सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी, अभी मैं समझा रहा हूं। अब बोलोगे सर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से क्या रिलेशन है, ये टॉपिक कहां से आ गया, जरा समझाता हूं। मान लो कोई एटम है, आपको पता है एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चार्ज को हम Ze लिखते हैं, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। बोलोगे सर Ze कैसे लिखते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चार्ज को हम Ze लिखते हैं। देखो कैसे Ze लिखते हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। Z होता है उस एटम का एटॉमिक नंबर और E होता है प्रोटॉन का चार्ज। तो किसी भी न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है वो उसके एटॉमिक नंबर से पता चलेगा, एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज ऑफ टोटल प्रोटॉन। और हर एटम में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, तो इलेक्ट्रॉन को भी ई से करते हैं, बट ऊपर के ई को ऐसे माइनस लगा देते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज भी ई होता है, इलेक्ट्रॉन का भी ई होता है, बट इसके ऊपर माइनस लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये आर क्या है, रेडियस है, किसका, ऑर्बिट का। इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में चक्कर काटता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका ऑर्बिट है। मान लो v वेलोसिटी से चक्कर काट रहा है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन का मास v अपना होगा m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो बेटा एक बात बताइए, आपको मैंने करंट चैप्टर में पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट बनता है। तो यहां भी जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर काट लेता है तो बताया गया कि करंट बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एक चक्कर काट लेगा तो करंट बन जाएगा, और करंट बनने का मतलब ये करंट कैरिंग लूप हो जाएगा। ऑर्बिट तो बंदी है ना, यानी ईच ऑर्बिट विल बिहेव एज अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। कैसे, सेम ऑर्बिट देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट उल्टा, करंट उल्टा फ्लो होता है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि सेम ऑर्बिट विल हैव अ करंट ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। It means that orbit will behave as a current carrying loop. तो सबसे पहले तो एक ऑर्बिट करंट कैरिंग लूप कैसे बना वो समझ में आया। इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने से करंट आ गया, और करंट आ गया तो चूंकि ऑर्बिट में करंट आ रहा है, ऑर्बिट तो अपने आप में बंद होता है, यानी ऑर्बिट विल बिहेव एज अ करंट कैरिंग लूप। और जब करंट कैरिंग लूप तो मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल तो डायपोल मोमेंट। इस तरह इलेक्ट्रॉन बनाता है डायपोल मोमेंट। पहले इलेक्ट्रॉन चक्कर काटा, एक चक्कर जब उसने कर लिया कंप्लीट, एक रिवोल्यूशन कर लिया तो कहते हैं करंट बन जाता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही फ्लो होता है। हो गया, यानी वो ऑर्बिट बिहेव एज अ करंट कैरिंग लूप। ऐसे बनता है ऑर्बिट करंट कैरिंग लूप। और जब करंट कैरिंग लूप बन गया तो डायपोल बन गया, डायपोल बन गया तो डायपोल मोमेंट आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का जब पूछे ना तो ये कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने से कैसे डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व से करंट, यानी करंट बनाना, यानी ऑर्बिट डायपोल, ऑर्बिट अपने जैसे करंट बना दोगे तो ऑर्बिट अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल तो डायपोल मोमेंट। ठीक है, चलो निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेटा करंट कैसे बनता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। ये टाइम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर काटने में लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर काटेगा तभी तो करंट बनता है। तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, 2πr/v
डिस्टेंस बाय स्पीड, पहले टाइम निकाल दो। और अब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू को लिख देंगे E बाई टी, चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, क्यू का मतलब चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे माइनस भी लगा देते हैं लोग, नहीं भी लगाते हैं बहुत सारे लोग, मैग्नीट्यूड तो एक ही होता है। E बाई टी, टी को रख दो, 2 पाई आर बाई वी रख दो, कितना आ गया v जाके ऊपर, ई वी बाई 2 पाई आर। चलिए करंट निकाल दिया, करंट को ऐसे से ऐसा बना दिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, करंट या मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, I इंटू ए। जब एक लूप का मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए, आई की वैल्यू रखो ई वी बाई 2 पाई आर। ए फॉर लूप एरिया, लूप एरिया यानी ऑर्बिट का एरिया, क्या सर्कुलर एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हो गया, चलो आर आर कट गया बेटा, एम इसका टू आ गया ई वी आर बाई 2। चलिए इक्वेशन नंबर 1 क्या किया मैंने, पहले टाइम पीरियड एक चक्कर में निकालेंगे क्योंकि एक चक्कर पे ही करंट बनता है। उसके बाद करंट का फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू के जगह पे ई बाई टी, टी के जगह पे 2 पाई आर बाई वी रखो तो आई बन गया। आई का हमें तो निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, और मैंने क्या पढ़ाया, मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी लूप का आई इंटू एरिया। कोई भी करंट का लूप जब डायपोल बनता है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आई इंटू ए, आई इंटू ए, आई इंटू ए, एरिया का मतलब लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहां के बाद मेरे मन में एक चीज आ रहा है, मैं क्यों ना इस फॉर्मूले को ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। मेरा मन आया, इसी को mm कर दिया। और आपको मैं बताता हूं, आप 11th में जब थे तो आपको याद होगा, कोई भी चीज जब लीनियर मोशन करती है तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है mv, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। और जब कोई चीज घूमती है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको p से इंडिकेट करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू आर, बस रेडियस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये l। तो लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम mv, और रोटेशन में सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम mv के साथ r, mvr। लीनियर मोमेंटम को p से, एंगुलर मोमेंटम को l से। तो अब जरा सुनो, अब इसी फॉर्मूले में जो आया है ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे बेटा तो ये mvr बन जाएगा, यानी ये l आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को अब हम लिख देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ई एल बाई 2m। यस, यही पेपर में आता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, किस टर्म में, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के टर्म में, एल के टर्म में। mvr एंगुलर मोमेंटम इंडिकेटेड बाय एल, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम। बहुत सारे बुक में माइनस भी है, तो माइनस से परेशान मत हो जाना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस लेकर चला है, बट मैं नहीं लेकर चल रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। फॉर्मूला यही आके रुक जाएगा, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, L एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटा, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैंने पढ़ाया, किसका मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया मैंने, ये मैंने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया आपको रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। इसका एक अनदर फॉर्म भी है, दोनों नोट्स में है। मैग्नेटिक मोमेंट किसका पढ़ा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्यों, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट, ऑर्बिट में करंट, यानी ऑर्बिट अपने आप में लूप, करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल तो मैग्नेटिक मोमेंट। बट इसको I इंटू ए से बदलकर ऐसा लाना है, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। अब देखो, इसी फॉर्मूले को दो फॉर्म में लाना होता है। सुनो, एक थ्योरी थी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, बोर्स थ्योरी। बोर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा, जाहिर सी बात है घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम, यानी क्या, mvr, उन्होंने बताया ये होगा nh बाई 2 पाई। बोर ने बताया था, केमिस्ट्री याद करो, कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा यानी mvr, ये तो हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं, mv इंटू आर, रेडियस ऑफ सर्कल, वो उन्होंने बताया इसके बराबर होगा nh बाई 2 पाई। h होता है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 द पावर -34। n एक इंटीजर होता है जो ऑर्बिट के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कि क्योंकि एक एटम में कई ऑर्बिट होते हैं, तो कौन से ऑर्बिट का आप देख रहे हो, चौथे ऑर्बिट का, पांचवें ऑर्बिट का, 10वें ऑर्बिट का, ये होता है।
तो बोर ने क्या बताया, बताओ जरा। बोर ने बताया भाई ऐसा है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको हम nh/2 लिख सकते हैं। n का मतलब जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 10वीं ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 10, h फिक्स, 2 फिक्स, 5 फिक्स। अब यहां से v निकाल दो, तो nh/2πmr। देखो मैं नए फॉर्म में ला रहा हूं, निकाल दिया, क्या निकाल दिया, v निकाल दिया। अब इस देखो यहां में आ गया। अब बेटा एक काम करो, वो जो v आपने निकाला है, ये v, इस v को वहां लास्ट से देखो, इस v को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, पुट करो तो m इज इक्वल टू ई, v के जगह पे क्या रखोगे बोलो, nh/2πmr इंटू r/2। क्या किया मैंने, ये जो v है ना इसको उठाकर यहां से यहां रख दिया v के जगह पे, देखो तो e/2 है पहले से, r भी है पहले से, e भी है, 2 भी है, r भी है, बस v रिप्लेस होकर क्या आ गया, nh/2πmr, यहां से हो गया। अब देखते रहना, m इज इक्वल टू, n को अलग कर लो, बाकी क्या हो जाएगा बताना, h r कट गया अपॉन, क्या आपने कर लिया n को, तो क्या आ गया बेटा, EH/4πm। देख लो मैंने क्या किया, n को सेट कर लिया, बाकी सबको अलग कर लिया। अब यहां गौर से देखोगे, गौर से, तो E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स कभी नहीं बदलता, H प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स कभी नहीं बदलता, 4 नंबर कभी नहीं बदलता, पाई फिक्स कभी नहीं बदलता, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं बदलता, सब के सब अपने आप में कांस्टेंट हैं। और इस कांस्टेंट को हम बेटा याद रखना बोर्स मैग्नेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर्स मैग्नेटन। क्यों, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें मैग्नेटिज्म की थ्योरी और बोर्स की थ्योरी मिक्स है, मैग्नेटिज्म की थ्योरी में बोर्स मिक्स हो गया, तो इस कांस्टेंट का नाम पड़ा बोर मैग्नेटन। और इसको इंडिकेट करते हैं, याद रखना, म्यू से। किससे, म्यू से। और इसकी वैल्यू भी याद रखना बेटा, 9.27 इंटू 10⁻21। सो अब जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया वो n इंटू क्या, म्यू, n इंटू म्यू। यस यस। अब आप हमें जवाब दीजिए, इस टॉपिक में जो हमने आपको मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया बच्चे, इस मैग्नेटिक मोमेंट के दो फॉर्म हो गए। एक एंगुलर मोमेंटम के टर्म में आए तो पेपर में ये करना, किसका, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, और अगर बोर मैग्नेटन के टर्म में आए तो ये वाला दिखाना। मान लो मैंने पूछा कि 5वें ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 5वें ऑर्बिट में वो घूम रहा है, तो 5 इंटू म्यू। डायरेक्ट आंसर दे देना, कंपटीशन में भी आ जाए तो कर देना ऐसे। तो मैग्नेटिक मोमेंट के, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका दो फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में ये वाला और बोर्स मैग्नेटन कांस्टेंट के टर्म में ये वाला। फर्स्ट तक, यहां तक तो कॉमन है, यहां तक तो आपको चाहे ये आए चाहे ये आए, आपको यहां तक तो आना ही पड़ेगा। हाँ, आगे अगर m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये फॉर्म आ जाएगा, और बोर्स की थ्योरी अप्लाई करके v निकाल के रखोगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। n v की जगह पर रखो, n को साइड कर लोगे, बाकी सब एक कांस्टेंट बन जाएगा, है तो सब कांस्टेंट। इसे बोर मैग्नेटन म्यू और n इंटू म्यू। तो ये समझ में आ गया कि हर करंट कैरिंग लूप के दो फेसेस, दोनों फेस के पास इक्वल एंड अपोजिट करंट, तो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रॉपर्टी की वजह से दोनों फेस के पास बराबर फील्ड बट अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल, हैविंग डायपोल मोमेंट I into A। फिर इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट बनेगा, पर रिवोल्यूशन करंट बनता जाएगा, हर एक चक्कर पे करंट बनेगा, करंट बनेगा, करंट बनेगा। तो ऑर्बिट में करंट बनने का मतलब लूप, ऑर्बिट तो लूप ही होता है, यानी ऑर्बिट विल बिहेव एज अ करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप तो डायपोल मोमेंट, डायपोल डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन का निकालने को आए तो पेपर में देखना, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में पूछा है इलेक्ट्रॉन के, तो यहीं पे रुक जाना। हाँ, अगर बोर मैग्नेटन के टर्म में पूछा है तो उसको थोड़ा दूसरे ढंग से लाना। दिस होल कांस्टेंट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटन। वैल्यू याद रखना 9.27 इंटू 10⁻21। अब स्टूडेंट देखते हैं इसी टॉपिक में लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बिल्कुल लास्ट, क्लास एंड कर रहा हूं। इफ अ वायर बेट इन अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, एक वायर है जिसको हमने सर्कुलर लूप में
पहले बना दिया, वायर को सर्कल बना दिया, और उसके बाद उसी वायर को एक बार स्क्वायर लूप बनाया। तो दोनों वायर वायर एक था, एक बार सर्कुलर लूप की शक्ल दे दिया, एक बार स्क्वायर लूप में दे दिया। अब क्या पूछा जा रहा है कि दोनों जो लूप बनेगा तो दोनों केस में दोनों लूप का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, लेकिन दोनों लूप में करंट सेम रखना है। तो क्या करेंगे, देखो, लेट लेंथ ऑफ वायर क्या मान लें, एल मान लें, एल हो गया मान लो। अब केस 1, व्हेन वायर टर्न किसमें, इनटू, पहली बार में उस वायर से क्या बना रहे हैं, सर्कुलर लूप, इनटू सर्कुलर लूप। चलो तो उसका रेडियस मान लो, ऑफ रेडियस आर, कुछ दिया हुआ नहीं है, सब मैं लेट कर रहा हूं, ऑफ रेडियस आर। तो क्या होगा, वायर से आप लूप बनाओगे तो वायर की लंबाई जो एल होगी और जो सर्कल बनाओगे उसकी लंबाई 2 पाई आर होगी, तो एक ही, अरे वायर से ही तो बनाया है ना बेटा, तो सरकमफेरेंस तो मैच करेगा ना, लेंथ तो एक ही होगी ना। वायर जो कन्वर्ट हुआ रेडियस आर वाले लूप में, लेंथ वायर एल था, तो लंबाई तो वायर की बोलो या सर्कुलर लूप की बोलो, होगी तो एक ही। यहां से आर कितना निकल के आ गया, एल बाई 2 पाई हो गया। अब लूप एरिया कैसा, किसका, सर्कुलर का, क्या हो जाएगा यहां पे बताओ, पाई आर स्क्वायर, आर के टर्म में लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। क्या किया मैंने, पता चला क्या किया मैंने किया ये कि आर को निकाल दिया एल के टर्म में, फिर पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे एल बाई 2 पाई का स्क्वायर करोगे होल तो ये आ जाएगा। आ गया, क्या आ गया लूप का एरिया बताओ फिर से, पाई पाई कट गया, एल स्क्वायर बाई 4 पाई। चलो, कब, जब हमने इसको सर्कुलर लूप बनाया तब हो गया। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मान लो आई इज द वॉट, आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और मान लो अभी जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका, किसका, सर्कुलर लूप का, वो क्या मान लो m1। तो क्या हो जाएगा ये m1, क्या होता है मोमेंट का फॉर्मूला, करंट इंटू एरिया, करंट आई इंटू एरिया, एरिया अभी आपने निकाला है 2 मिनट पहले, एल स्क्वायर बाई कितना, 4 पाई। चलिए इक्वेशन नंबर 1, कब, जब आपने वायर को सर्कुलर लूप में बदला था तो मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया। कैसे कैसे, वायर के रेडियस और लेंथ को रिलेट किया पहले, फिर एरिया पाई आर स्क्वायर, लेंथ में एरिया निकाल दिया और उसके बाद मोमेंट निकाल दिया। अब क्या बोल रहा है बच्चे, सेकंड स्टेप, व्हेन सेम वायर टर्न इनटू स्क्वायर लूप, हाँ जी, स्क्वायर लूप में बदल गया, तो स्क्वायर लूप का कोई साइड मान लो, ऑफ साइड ए, तो स्क्वायर लूप मानोगे तो उसका साइड मानना पड़ेगा, सर्कुलर लूप माना तो उसका रेडियस आर लेना पड़ा, स्क्वायर लूप का साइड ए मान लो, क्या हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर लूप साइड ए, ठीक है। अब बताओ, अब इस स्क्वायर लूप की पूरी लंबाई कितनी होगी, ए 4a, तो एल इक्वल टू कितना होगा, 4a। भाई आप वायर से ही सर्कल बना रहे थे, वायर से ही स्क्वायर लूप बना रहे हो, तो वायर की लंबाई जो भी होगी वो पूरे लेंथ के बराबर होगी, चाहे वो सर्कुलर की लंबाई हो चाहे वो इसकी हो। यानी इसे कह सकते हैं वायर की लेंथ, चाहे सरकमफेरेंस हो सर्कुलर लूप का या इसका पेरीमीटर होगा तो सब लेंथ के बराबर। तो यहां से ए कितना आ गया, साइड को बदल दो, l/4। अब यहां लूप एरिया क्या हो गया बेटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का लूप एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड के स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, n²/16 हो गया। एरिया वहां भी निकाल दिया था हमने लेंथ के टर्म में, यहां भी एरिया एल के टर्म में। चलो अब बताओ, नाउ करंट तो सेम ही है, करंट तो वही फ्लो कर रहा है,
करंट तो अलग है नहीं, करंट फ्लोइंग थ्रू लूप, करंट तो एक ही लेना है दोनों केस में, थ्रू लूप आई। अब यहां का मैग्नेटिक मोमेंट वहां m1 माना था, यहां m2 मान लो। चलो जी, m2 यहां का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा बेटा? करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, आई इंटू ए। अब एरिया कितना आया? L²/16। चलो हो गया। अब दोनों मैग्नेटिक मोमेंट का क्या पूछा है? रेशियो, यानी कि जब वो सर्कुलर लूप में बदला था तब और जब स्क्वायर लूप में बदला तब, दोनों केस में मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो। तो m1/m2 करो, दोनों को डिवाइड करो। पहले तो आई कटेगा, L² कट जाएगा, देखो आप आ जाएगा बेटा 4/π, यानी कि m1 और m2 का रेशियो 4:π। यस, दिस इज द आंसर। बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है ये सवाल। क्या किया मैंने? क्या सवाल था? एक ही वायर से, तो L मान लो, सब कुछ लेट है, कुछ आया आंसर ना, A आया ना R आया ना L आया, आंसर एक कांस्टेंट आया क्योंकि सब माना गया था। तो मान लो उस वायर की लेंथ L है, तो जब उसको आप बदलोगे सर्कुलर लूप में तो वो L = 2πr। वायर की लेंथ सर्कमफ्रेंस होगा तो एक ही, क्योंकि वायर से ही सर्कल बनाया है। R L के टर्म में, फिर उसी टर्म में एरिया, फिर मोमेंट, फिर उसी वायर से क्या बना दिया? स्क्वायर लूप। तो स्क्वायर लूप के साइड के लेंथ ये मान लो। तो अब इसकी भी पूरी लंबाई L ही होगी, तो लंबाई कितनी होगी? 4a = L। फिर AR निकाल दो L के टर्म में, फिर एरिया निकाल दो वही L के टर्म में, फिर मोमेंट निकाल दो। चाहे R हो L में बदलो, A हो L में बदलो, ताकि एरिया पूरे L में टर्म में आए और लास्ट में काटोगे, कैंसिल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। कैंसिल करो m1/m2, आराम से करो बेटा, देखो कट के आंसर आ जाएगा। तो एक ही वायर से दोनों तरह के लूप बनाए गए और दोनों लूप में एक ही करंट रखा गया, करंट अलग नहीं है, करंट एक ही रखा गया है। दोनों केस में मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा था। ठीक है, तो आज की क्लास में नोट्स भेजूंगा, नोट करना और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। आज काफी कुछ करा दिया, अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करूंगा जो कि लास्ट टॉपिक होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।